नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका प्रविशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और वो चाहे तो पति को आबाद कर दे और चाहे तो मिनटों में बर्बाद कर दे। एक ऐसी खौफनाक कहानी साथियों, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि रोजाना हमारी कहानी शाम 7:30 बजे आती है और आप सभी साथी जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर सब कुछ अधूरा है। और आप जब सपोर्ट करते हैं, वीडियो को शेयर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एक ऊर्जा मिलती है और वीडियो बनाने में, कहानी सुनाने में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में एक जगह लगती है, बुटाना माइनर। बुटाना माइनर के पास एक नहर है। नहर के पास 29 सितंबर की सुबह एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि नहर के किनारे सुनसान जगह पर एक कार जली हुई अवस्था में है। और जब उस कार के पास वो जाता है तो देखता है कि कार में एक व्यक्ति जला हुआ है और वह देखकर वह डर जाता है। बेहद ही भयावह वो तस्वीर रहती है, वो दृश्य रहता है। उसे देखकर वो डर जाता है। वहाँ से भागते हुए वह माइनर के पास जाता है और लोगों को बताता है कि नहर के पास एक गाड़ी जली हुई है जिसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब वहाँ से लोग भागते हुए आते हैं। अब इधर कुछ लोग पुलिस को भी फ़ोन कर सूचना देते हैं कि माइनर के पास, बुटाना नहर के पास एक गाड़ी जली हुई है जिसमें एक लाश है, वो भी बुरी तरह से जल चुकी है। थोड़े बहुत अवशेष उसके बचे हुए हैं। अब इधर फौरन ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। गुहाना थाना की पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस जो बॉडी पड़ी हुई थी उसके आसपास सबूत इकट्ठा करती है। कई सारे सबूत भी मिलते हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति का कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद उसे जला दिया गया है, गाड़ी सहित। लेकिन बॉडी किसकी है ये पता नहीं चल पा रहा था। गाड़ी किसकी है ये भी पता नहीं चल पा रहा था। कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पूरी तरह से गाड़ी और बॉडी व्यक्ति की दोनों जल चुकी थी। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। आसपास के लोग हैरान थे कि आखिर ये गाड़ी किसकी है और यह व्यक्ति कौन है जिसको जलाकर किसी ने मार डाला है। यानी किसी व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारा गया है या फिर उसे मौत के घाट उतारने के बाद जलाया गया है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। पुलिस भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तैयार थी। अब इधर पुलिस जो कार रहती है उसके चेचिस नंबर से पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि कार का जो नंबर था वो पुलिस के पास नहीं था। कार पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ था। अब इधर चेचिस नंबर से पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह कार किसी दूसरे व्यक्ति की है। अब उस व्यक्ति के पास पुलिस पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि यह कार तो मेरा एक नौकर कार ड्राइवर जो है नरेंद्र चलाता था। कल रात वो ड्यूटी पर आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो उसका फ़ोन लग रहा है ना वो मेरे घर आया। अब इधर पुलिस को शक होता है कि आखिर कई कार के मालिक ने ही तो उसे नहीं मरवा दिया। अब पुलिस अपने एंगल से जांच पड़ताल करती है। कार के मालिक का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद कुछ खासा हाथ नहीं लगता है। अब इधर जो बॉडी थी घर वालों को सौंप दी जाती है पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ बचा नहीं था। इधर घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अब इधर परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। उनके लड़के की मौत हो चुकी थी, वो भी इतनी खौफनाक मौत। उसे जिंदा जलाया गया था या फिर मारकर, यह किसी को पता नहीं था। अब इधर पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, माँ से पूछताछ करती है, पत्नी से पूछताछ करती है, और जब उसके चचेरे भाई से और आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी पत्नी कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे पति का चचेरे भाई से झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद
उसने देख लेने की धमकी भी दी थी। अब इधर धमकी की बात को सुनकर पुलिस को लगता है कि अब लग रहा है कि मामला सॉल्व हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है चचेरे भाई ने ही उसका कत्ल किया है। अब पुलिस चचेरे भाई को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू करती है। जब पूछताछ शुरू करती है तो चचेरा भाई कहता है कि साहब, मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ करती है, कई तरीके अपनाती है, लेकिन चचेरा भाई बार बार हाथ जोड़ बोलता रहा। कहता है साहब, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने भाई का ही कत्ल क्यों करूँगा, वो तो मेरा खून है। अब एक चचेरे भाई को बातों को सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतना सब कुछ कर लेने के बाद हर एंगल से जांच पड़ताल की गई, कैसे कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तभी अब पुलिस देखते देखते 29 सितंबर का मामला, 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई इनपुट नहीं मिल रहा था। अब पुलिस एक अंधा कत्ल यानी कि ब्लाइंड मर्डर मानकर चल रही थी। मामला धीरे धीरे शांत होता गया, लेकिन पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुटी रही। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था और लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस व्यक्ति के कत्ल की, नरेंद्र के कत्ल की हकीकत क्या है। इधर जो उसका मालिक का ड्राइवर का रहता वो भी लगा था कि आखिर उसके ड्राइवर की हत्या किसने की, वो भी जानना चाहता था किसने उसकी कार सहित उसके ड्राइवर को जलाकर मार डाला। अब इधर पुलिस को शक होता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी रहती है, वो नरेंद्र की पत्नी जिसका नाम रीना रहता है, रीना की शादी आज से करीब 3 से 4 साल पहले हुई थी। रीना और नरेंद्र दोनों काफ़ी खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो पैसे वगैरह थे नरेंद्र के पास वो खत्म होते गए। अब इधर रीना काफ़ी शौकीन थी, काफ़ी हसीन लड़की, और उसके शौक बड़े बड़े थे। अब इधर शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो नरेंद्र अब एक व्यक्ति के घर जाता है और वहाँ जाकर उसकी कार को चलाने लगता है, यानी कि ड्राइविंग करने लगता है, कार ड्राइवर बन जाता है। कुछ पैसे आते थे तो उससे अपने पत्नी का शौक पूरा करता था, अपना परिवार चलाता था। लेकिन इसी बीच अब पति से धीरे धीरे पैसे को लेकर, कभी किसी ख्वाहिशों को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। अब इधर नरेंद्र काफ़ी परेशान होने लगता है। परेशान होता है तो अब धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। अब अक्सर कर वह शराबी निकल जाता है, शराब पीने लगता है। अब जितना पैसा मिलता मालिक से, मेहनत मजदूरी करने के बाद, कार वगैरह चलाने के बाद, सारे पैसों को वह पी जाता था। अब इधर एक दिन जब उसकी तबीयत खराब होती है तो जो महिला उसकी पत्नी रीना रहती है, वो एक व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था जिसका नाम सतपाल रहता है। वो सतपाल को बुलाती है और सतपाल काफ़ी हैंडसम लड़का, उम्र मात्र 27 से 28 साल। अब उसको बुलाती है और बुलाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल ले जाती है, इलाज होता है। इधर नरेंद्र सही हो जाता है, फिर घर आ जाता है। पत्नी कहती है, कितना क्यों पीते हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें पीने की, और तुम पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होते हैं, ना तो तुम मुझे शारीरिक सुख दे पाते हो, ना पैसों से खुश कर पाते हो, आखिर तुम्हारे रहने का क्या मतलब है। अब नरेंद्र काफ़ी चिढ़ा चिढ़ा अपने पत्नी से रहता। इधर उसकी पत्नी अब जब भी सतपाल जिससे उसने बात की थी, वो अक्सर उसी रास्ते से आता जाता था, अक्सर उससे बुलाती थी और घर पर बैठा कर बातचीत करती थी। सतपाल काफ़ी पैसे वाला रहता है। सतपाल से अब ज़रूरत पड़ती है तो सतपाल से कुछ पैसे भी उधार लेती है। अब सतपाल रीना यानी कि नरेंद्र की बीवी पर फिदा हो जाता है। वो बेहद खूबसूरत रहती है, उसकी खूबसूरती पर गांव के कई लोग फिदा रहते हैं। लेकिन इधर वो सतपाल को पैसा वाला समझती और सतपाल के साथ बातचीत करती और फिर कमरे में ले जाती है। तो कमरे में ले जाकर बैठकर चाय पानी कराती, बातचीत करती। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। एक दिन उसका पति फ़ोन कर अपनी पत्नी को बताता है कि वो घर नहीं आएगा और उसके परिवार के कुछ लोग बाहर गए हुए थे। अब इधर रीना घर पर अकेली थी। रीना के पास सतपाल का नंबर रहता है, वो सतपाल को फ़ोन करती है और फ़ोन कर अपने कमरे पर बुलाती है।
कि आज मैं अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है, आप मेरे कमरे पर आ जाओ। अब इधर सतपाल काफ़ी बेकरार हो रहा था रीना के पास जाने के लिए, क्योंकि वो उसे दिल दे बैठा था। और इधर रीना भी जानती थी कि सतपाल काफ़ी पैसे वाला है, अगर मैं उससे दिल लगा लेती हूँ, उसको ख्वाहिशों को पूरी करूँगी, तो मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे और खुशियाँ भी मिलेंगी। अब शारीरिक सुख के चक्कर में और पैसों के चक्कर में रीना सतपाल को घर बुलाती है। रात करीब 11 बजते हैं, गांव वाले सो रहे थे। अब इसी समय वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब रीना के कमरे में जाता है। रीना उसे अपने कमरे में ले जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और पूरी रात उसके साथ गुजारती है। अब इधर आए दिन सतपाल नरेंद्र के घर आता था, बैठकर बातचीत करता था, घर वालों से भी बातचीत करता था। घर वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होता था। बातचीत करते करते कई बार किसी न किसी काम से सतपाल रीना को लेकर बाजार वगैरह भी जाता था, गाड़ी वगैरह उसके पास थी। और इधर नरेंद्र को कोई शक भी नहीं था। एक दिन उसके घर वाले शहर किसी काम से जाते हैं। घर पर सिर्फ नरेंद्र रहता है और नरेंद्र की बीवी। तभी सतपाल आता है और सतपाल नरेंद्र से कहता है कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं। इधर सतपाल को नरेंद्र की बीवी रीना बताती है कि आज कमरे पर कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है और जो शराब पीता है। अब इतना सुनते ही सतपाल उसे लेकर जाता है बाजार और जी भर कर शराब पिलाता है, उसमें नींद की गोलियां भी डालता है और लेकर घर आता है। इधर सतपाल सो जाता है, नरेंद्र सो जाता है, तो वह कमरे में जाकर एक बेड के किनारे नरेंद्र सो रहा था। बगल पर बेड पर सतपाल और सतपाल की प्रेमिका रीना दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इधर उस दिन तो सतपाल काफ़ी खुश होता है और फिर चला जाता है। इधर सारी खुशियाँ मिल रही थी, रीना भी ठीक ठाक थी। कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही घर वाले जब बाहर जाते तो सतपाल नींद की गोलियां खिलाता और उसे पिलाने के बाद लाकर बेड पर सुला देता और एक साइड उसकी पत्नी के साथ रंगरलियां मनाता, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करता और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी देता था। मोबाइल फ़ोन, घर में फ्रिज, कूलर, बहुत सारी चीज़ें रीना को देता था। अब पति को उसके शक होने लगा था कि आखिर इतने सारे पैसे, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। अपने पति से रीना से पूछता है कितने पैसे और ये सब चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिल रही हैं। तो बताती है कि उसने सतपाल से उधार लिए हैं जो नरेंद्र को चुकाने हैं, यानी कि उसका पति चुकाएगा। नरेंद्र एक रात फिर ऐसे ही शराब के नशे में घर में सो जाता है और फिर रीना सतपाल को कमरे में बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू करती है। वैसे ही उसकी नींद टूटती है नरेंद्र की, तो वो जाकर देखता है कि उसकी पत्नी के कमरे से काफ़ी आवाज़ आ रही है, कोई न कोई कमरे में है। तब दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही देखता है कि कमरे में तो सतपाल और रीना है। वैसे ही वह सतपाल से झगड़ा करने लगता है। तभी रीना उसे पीटने लगती है, अपने ही पति को डांट फटकार लगाती है और कहती है कि आइंदा से सतपाल को तुम कुछ नहीं बोलोगे और किसी से कुछ कहोगे भी नहीं। जब तुम मुझे खुशियाँ नहीं दे सकते हो तो मैं गांव के लड़कों के साथ मैं कुछ भी करूँगी, मेरी ज़िंदगी से तुम्हें लेना देना नहीं है। मैं अपने ही पड़ोसी के साथ संबंध बनाऊंगी और तुम्हें देखना होगा। अगर तुम्हें इतनी ही मेरी चिंता थी, इतनी ही इन चीज़ों से दिक्कत थी, तो तुमने मेरी ख्वाहिशों को पूरी क्यों नहीं किया। तुम्हें भी पता है कि घर पर एक जवान बीबी है, उसे भी पैसों की ज़रूरत है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसे भी शारीरिक सुख की ज़रूरत है, लेकिन तुमने तो सिर्फ अपने दारू के नशे को आगे बढ़ाया, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दिया। अब इधर अक्सर कर उस दिन तो सतपाल चला जाता है, लेकिन अक्सर कर इस बात को लेकर नरेंद्र और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान एक दिन उसका चचेरा भाई किसी बात को लेकर नरेंद्र से झगड़ा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। यही सारी बातें होती हैं। अब घर वाले उस बात को दिल पर ले लेते हैं और इधर उसी रात अब सतपाल को घर पर आने के लिए नरेंद्र मना कर देता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, वरना तुम्हारी सारी हकीकत मैं गांव वालों को बता दूंगा, भले ही मेरी बदनामी होगी। अब इधर सतपाल और उसकी प्रेमिका रीना काफ़ी खफा हो जाते हैं। साथियों, खफा होने के बाद अब रीना सतपाल से मिल नहीं पा रही थी। इधर सतपाल भी
अब खुलकर नहीं जा पाता था। और इधर जो नरेंद्र रहता है वह काफ़ी परेशान रहता। अब इधर पैसे भी खत्म हो जाते हैं नरेंद्र के। तभी 29 सितंबर को शाम का समय रहता है, करीब 5 बज रहे थे। इधर से सतपाल जा रहा था, उधर से नरेंद्र आ रहा था। नरेंद्र को देखते ही उसके दिमाग में एक बात आती है। वो नरेंद्र के पास जाता है, कार को रोकता है और कहता है कि भाई नरेंद्र, हम दोनों एक ही गांव के हैं, आपस में क्या झगड़ा? मैंने जो भी किया तुम्हारी बीवी के कहने पर किया। अगर ऐसा है तो तुम मेरे भाई हो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारी बीवी के पास भी नहीं जाऊँगा, तुम तो मेरे भाई हो। अब इधर नरेंद्र थोड़े नशे में रहता है। अब उसे सारी बातें सच लग रही थी। कहता है चलो आज जम के पार्टी करते हैं, तुम मेरे भाई हो। अब इधर दारू के नशे में नरेंद्र सतपाल को लेकर दारू के ठेके पर जाता है। वहाँ जाने के बाद अब इधर सतपाल दारू लेकर आता है और उसकी गाड़ी को लेकर, कार को लेकर बुटाना माइनर के पास एक नहर के किनारे सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वहाँ ले जाने के बाद दोनों जमकर दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद इधर सतपाल उसमें नींद की गोलियां मिला देता है और जब नींद में चला जाता है नरेंद्र, तो नरेंद्र को गाड़ी में ही अगली सीट पर रखकर किसी तरह से गाड़ी को बंद करता है। पेट्रोल डालकर चारों तरफ उसमें जिंदा नरेंद्र को, जो नींद में था, आग लगा देता है और इधर जलकर नरेंद्र की खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। कार पूरी तरह से जल जाती है। और अगले दिन जब लोग पहुंचते हैं, देखते हैं, तो उस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद उसकी पत्नी पर शक करती है, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, तो सारी हकीकत सामने आ जाती है कि वह अपने पति के मौत के बाद भी कई कई घंटों तक किसी सतपाल नामक व्यक्ति से बात कर रही है, जो कि गांव का ही व्यक्ति है। अब पुलिस इस आधार पर दोनों को गिरफ्तार करती है। सतपाल की प्रेमिका रीना को गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ करती है, तो दोनों टूट जाते हैं और बताते हैं कि उनके प्रेम संबंधों में उसका पति नरेंद्र बाधा बन रहा था, इसलिए पत्नी ने सतपाल के साथ मिलकर उसका हत्या कर दी और हत्या करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब इधर पति शराबी भले ही था, लेकिन रीना ने अपने ही गांव के प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का, अपने ही सुहाग को उजाड़ डाला। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। जब यह घटना न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग इसे सुनकर काफ़ी हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल हमारे इस पढ़े लिखे समाज में ये सब क्या हो रहा है। कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो हवस के नशे में चंद खुशियों के लिए, कुछ रुपयों के लिए, माना कि नरेंद्र थोड़ा कम कमाता था, थोड़े कम खुशी दे पाता था, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक पत्नी अपने हवस के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए जो है अपने ही पति का 7 जन्मों का रिश्ता जिसके साथ निभाने की कसम खाए हों, उसी पति की हत्या करवा दे, किसी और से नाजायज संबंध बनाने लगे। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को जागरूक करना है, आप सभी को सतर्क करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्या रीना ने सही किया अपने पति को मारकर या फिर गलत? आपकी राय क्या है, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। कहानी को शेयर करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सुनील चौधरी हैं, विजय जाटव हैं, यूपी प्रयागराज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र वर्मा हैं, आरपी मौर्य हैं, जयप्रकाश मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश हमीरपुर के रहने वाले हैं, साहिल खान हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, बेवर राजस्थान के रहने वाले हैं। साथियों, आप लोग कमेंट करिएगा।